स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच एक नए लेसन को लेके आए हैं जो कि आपके 10th साइंस से है और जिसका नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर को हम एक वन शॉट वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक को बड़ी ही बारीकी से समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि इसका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं। अब एक साइड लिख लीजिए यहां पर फिजिकल चेंज और एक तरफ लिख लीजिए आप केमिकल चेंज को। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग के अंदर एवरीडे लाइफ में बहुत से चेंज होते रहते हैं। उनमें से कुछ चेंज होते हैं फिजिकल चेंज होते हैं और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो केमिकल चेंज होते हैं। तो ये क्या होते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? तो चलिए देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो फिजिकल चेंज होता है वहां पर आपका कोई भी न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। तो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस वहां पर नहीं बनेगा, कोई न्यू कंपाउंड वहां पर नहीं बनेगा। केमिकल चेंज में न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी कि यहां पे कोई न्यू कंपाउंड आपका जरूर बनेगा। अगर हम सेकंड बात करें तो फिजिकल चेंज जो होता है वो एक टेम्परेरी चेंज है, यानी कुछ समय के लिए चेंज होता है, दोबारा अपनी पहले वाली स्टेट के अंदर वो चीज आ जाती है। ठीक है, इज ए टेम्परेरी चेंज। अगर हम वही केमिकल चेंज की बात करें तो इट इज ए परमानेंट चेंज। ये एक परमानेंट चेंज होता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से अगर थर्ड बात करें तो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल चेंज या प्रोसेस आप लिख सकते हो। ठीक है, बट इधर ही केमिकल जो चेंज होता है ये आपका इररिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के अंदर कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनेगा, केमिकल चेंज के अंदर न्यू कंपाउंड बनने वाला है। ये टेम्परेरी चेंज है, ये परमानेंट है, यार एक बार हो गया तो हो गया, फिर से आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पर ये रिवर्सिबल चेंज है और ये कौन सा चेंज है? इररिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, चलिए एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं किस तरीके से है चीज। नंबर एक, अगर एग्जांपल की बात करूं, नंबर एक बात करें तो नंबर एक एग्जांपल के अंदर है इसका फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब आपने वाटर को फ्रिज में रखा जमाने के लिए तो वाटर किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में। अब उसे फ्रीज हो गया तो कौन सी स्टेट में आ गया? सॉलिड। रहा तो वो पानी ही ना, कुछ और तो नहीं बना ना कि आपने रखा पानी आइसक्रीम निकल गई, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब कोई न्यू सब्सटेंस ही नहीं बना, केवल उसकी क्या चेंज हुई? स्टेट चेंज हो गई। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, फिर सॉलिड में आ गया, आपने उस आइस को फिर बाहर निकाल लिया, फिर दोबारा किस स्टेट में आ गई? वो वाटर में आ गई। तो ऐसे चेंज को ही हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, जब कोई चीज अपनी पहली स्टेट में दोबारा क्या हो जाती है? वापस आ जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या हुआ? ना तो कोई नई चीज बनी, ना वो चेंज परमानेंट था, कुछ समय के लिए था, और वो चेंज कैसा था आपका? रिवर्सिबल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो कैसा चेंज है आपका? एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, सेकंड बात करें अगर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोम का पिघलना। जो वैक्स है उसको पिघलना, हमने मोम को जलाया नहीं, हमने मोम को पिघलाया। तो आपने वैक्स लिया तो पहले किस स्टेट के अंदर था? सॉलिड। आपने उसे हीट किया तो किस स्टेट में आ गया? मेल्ट होकर लिक्विड। कुछ समय के लिए रख दिया, दोबारा किस स्टेट में आ गया? सॉलिड। तो कौन सा चेंज हुआ? आपका फिजिकल चेंज। ना तो न्यू कंपाउंड बना, क्योंकि जो आप वैक्स था वो मेल्ट कर दिया तो रहा तो वैक्स ही ना, कुछ और तो नहीं बना। तो इस वजह से, और चेंज कैसा था? रिवर्सिबल। पहले सॉलिड था, दोबारा कौन से स्टेट में आ गया? वो सॉलिड में, तो रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं यहां पर सब्लिमेशन
ऑफ ड्राई आइस, या आप यहां पर इसकी जगह पर आयोडीन भी लिख सकते हैं। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है भाई? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना आपका गैस में बदल जाता है, और जब उस गैस को ठंडा किया जाता है तो वो गैस लिक्विड में बदले बिना सीधा किसे बदल जाती है? सॉलिड में बदल जाती है। तो वो प्रोसेस होता है आपका सब्लिमेशन। देखिए किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन है जो कि किस स्टेट में है? सॉलिड। आपने यहां पर इसे क्या किया? हीट किया। तो ये क्या होगा? आपने नॉर्मली देखा है कि कोई भी चीज किसे बदलती है? पहले लिक्विड में, सॉलिड जो गर्म करने पर। लेकिन कुछ आपके कंपाउंड, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो गर्म करने पर लिक्विड में बदले बिना सीधा गैस में बदल जाते हैं, और उस गैस को जब ठंडा किया जाता है, यहां पर कोल्ड किया गया यानी कि, ठीक है, तो दोबारा किसमें चेंज हो जाती है? सॉलिड में। ठीक है। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच a solid substance heat to convert gas without changing in liquid, and gas change in solid without convert in liquid। तो ये प्रोसेस क्या होता है? आपका सब्लिमेशन होता है। बात समझ में आती है? चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को आपने काट दिया ना, तो वो लकड़ी ना कुछ और चीज तो नहीं बन गई उससे, तो वो भी प्रोसेस आपका किस चीज में आता है? आपका फिजिकल चेंज में। समझ में आती है बात? तो ये चेंज आपके कौन से हैं? जितने भी चेंज में कोई नया कंपाउंड ना बनता हो, और वो प्रोसेस कैसा हो? रिवर्सिबल हो, यानी में उसमें कोई चीज दोबारा से पहले वाली स्टेट में आपकी लौट जाए। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए, उसके अपोजिट अगर हम केमिकल चेंज के एग्जांपल की बात करें तो उसमें एक नंबर 1 ही आता है आपका, क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आप कैंडल जलाते हो, देखो दिवाली पर आपने कैंडल जलाई, तो वे कैंडल क्या अगली बार पर जल सकती है? नहीं, वे तो जलकर क्या हो गई? खत्म हो गई। तो और साथ साथ उसके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उस हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे आप, तो वहां पर पहले वो हाइड्रोकार्बन था, लेकिन जलाने पर किसमें चेंज हो गया? CO2 में, और वाटर बना वहां पर, तो नया कंपाउंड भी बना वहां पर। और चेंज कैसा था? परमानेंट। एक बार हो गया तो हो गया। इरिवर्सिबल भी है। क्या उस कैंडल जो बर्न होगी दोबारा उससे कैंडल बन जाएगी? नहीं बन पाएगी, इम्पॉसिबल। तो ये भी इसका एग्जांपल है केमिकल चेंज का। उसके बाद आप देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। अब जब एक बार डाइजेस्ट हो जाता है फूड, तो उससे दोबारा फूड तो बनता नहीं, तो कैसा चेंज है? ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज है। और क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बनता है? न्यू कंपाउंड। क्योंकि जब हम फूड लेते हैं उसमें स्टार्च होता है, और लास्ट में जब डाइजेशन होने के बाद वो किसमें चेंज हो जाता है? आपका स्टार्च किसके अंदर? आपका ग्लूकोज के अंदर। तो वहां न्यू कंपाउंड बन रहा है और इरिवर्सिबल है, तो चेंज कौन सा हुआ? आपका केमिकल चेंज। ठीक है। रेस्पिरेशन भी आपका एक केमिकल चेंज है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपका कंबशन ऑफ फ्यूल, किसी भी चीज को आप जलाओगे तो वो भी कैसा चेंज है? आपका एक केमिकल चेंज है। किस तरीके से? आपने एक बाइक है आपके पास, आपने उसमें तेल डलाया, तो ऐसा नहीं है कि एक बार टंकी फुल होगी तो जीवन भर चलती रहेगी। क्या होता है? वो तेल की जो फ्यूल होता है वो क्या हो जाता है? वहां पर बर्न हो जाता है, तो आप दोबारा डलाते हो, क्योंकि वो चेंज बेटा कैसा है? एक केमिकल चेंज है, वहां न्यू कंपाउंड भी बन रहा है। ठीक है। और साथ साथ वो चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल। जो पेट्रोल वहां पर जल गया उससे आप दोबारा पेट्रोल नहीं बना सकते। तो चेंज कैसा है आपका? वो भी एक केमिकल चेंज में आता है। फिर इसका एक और, मिल्क चेंज इनटू कर्ड। तो दूध से दही बनना भी कैसा प्रोसेस है? एक आपका एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इस मिल्क से एक बार दही बन जाए तो उस दही से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता। ठीक है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब है फलों का पकना भी कैसा प्रोसेस है? एक बार आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर वेजिटेबल जो है वे किसमें चेंज हो जाए भाई? स्पॉइल होने के बाद, खराब होने के बाद किसमें चेंज होगी? कंपोस्ट में। तो वो भी कैसा चेंज है? आपका एक केमिकल चेंज है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये चेंज आपके जो थे, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, इसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट हमने बात बताई, कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए। ठीक है, ये केमिकल चेंज के एग्जांपल हो गए, और कुछ एग्जांपल जो है आपके नोट्स बोर्ड पर आ ही रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? चलिए, अब क्योंकि जो लेसन है, लेसन का नाम क्या है आपका? लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर में जब नाम ही केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है,
तो उसके लिए हमारा केमिकल रिएक्शन का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होती है केमिकल रिएक्शन, इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शन, अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इस केमिकल रिएक्शन को देखने से पहले हम दो टर्म यहां पर पढ़ेंगे, जिसका नाम, एक का नाम तो बेटा है रिएक्टेंट और दूसरे का नाम है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एक चीज क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, और एक चीज हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, इन चीज को समझना पड़ेगा अगर आपको केमिकल रिएक्शन को समझना है तो व्हाट इज अ रिएक्टेंट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो अगर हमें कोई भी चीज बनानी है, कोई सब्जी बनानी है, ठीक है, तो उस सब्जी का हमारे घर में होना भी तो जरूरी है। अगर वो नहीं है तो बना लोगे, नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरीके से जब हमें किसी चीज की केमिकल रिएक्शन करानी है तो वो केमिकल भी तो हमारे पास होने चाहिए, जो उस रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्ट लेंगे। ठीक है, तो वे केमिकल सब्सटेंस, वे केमिकल कंपाउंड जो किसी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट बोल देते हैं। यानी जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं रिएक्ट करके। समझ में आई बात? तो those chemical substance which take part in a chemical reaction is called reactant। बात समझ में आई? और इन रिएक्टेंट के केमिकल रिएक्शन के बाद जो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, उस चीज को क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट बोलोगे। समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं वे रिएक्टेंट होते हैं, और इन रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद जो नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उन चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। दैट्स क्लियर? समझ में आई बात? चलिए एक बात और, रिएक्टेंट को आप ऑलवेज लेफ्ट साइड में लिखते हो। ठीक है, कहां लिखोगे आप, लेफ्ट साइड में रिएक्शन के अंदर, और प्रोडक्ट को आप ऑलवेज लिखोगे राइट साइड में। ठीक है, और इस तरह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इज गोइंग टू ये, यानी ये रिएक्टेंट रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बना रहा है। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट राइट इन राइट साइड। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? इतनी बात समझ में आई? चलिए, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात तो हमने करी, तो केमिकल रिएक्शन तो पढ़ना है ना, क्योंकि ये तो बात इसकी टर्म्स थी। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? जब दो केमिकल आपस में इंटरैक्ट होकर एक नया केमिकल बनाते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। जब तक वे इंटरैक्ट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं आपस में, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो एक बात तो ये हुई कि इंटरैक्ट करके एक नया केमिकल बनाना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक, एक दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जो एंटायरली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, वो रिएक्शन आपकी होती है केमिकल रिएक्शन। यानी कि सिंपल वे में समझिए कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे, इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वे एंटायरली डिफरेंट होगी, किससे, रिएक्टेंट से। तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसे चेंज को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। समझिए, देखें यहां पर कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन है, एक गैस है, ठीक है, आपने क्या किया, इसको जला दिया, और जलाने के लिए आप ध्यान रखना कौन सी गैस जरूरी होती है, ऑक्सीजन। और इसके जलने पर एक नया कंपाउंड बना, रिएक्शन हुई, जला, और जलने पर क्या बना, एक वाटर बन गया। क्या बन गया भैया, वाटर बन गया। अब बैलेंसिंग भी जरूरी है, आगे हम सिखाएंगे भी आपको। चलिए इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, एक, इधर कितने हैं, दो, तो इधर आप दो से मल्टीप्लाई कीजिए। अब दो से आपने मल्टीप्लाई करी तो एच कितने हो गए, यहां पर चार, यहां पर दो है, तो दो दूनी चार, यानी 2 2 जा 4। तो उसने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे से बिल्कुल क्या होती है, एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होती है। चलिए समझते हैं किस तरीके से। हाइड्रोजन जो है एक फ्लेमेबल गैस है,
ऑक्सीजन जो है वो हेल्प इन कंबशन, कंबशन में यूज होती है, यानी जलाने के काम आती है, फ्लेमेबल की गैस है। बट H2 का काम क्या है? H2 का काम है आग को बुझाने का, यानी कि वहां पर क्या करता है, जो इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। यही तो मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन है, जिसमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसी रिएक्शन आपकी कैसी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपने क्या किया, सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, एक गैस क्लोरीन से रिएक्ट करी और मिलकर क्या बनाया उसने, एक नया कंपाउंड NaCl बनाया। ठीक है, अब देखिए सोडियम जो है एक तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट क्या है, मेटल है, और साथ साथ बहुत ज्यादा क्या है, एक्सप्लोसिव भी है, यानी कि बहुत ज्यादा विस्फोटक है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। क्लोरीन जो है आपकी एक जहरीली गैस है, एक सनक्षार यानी कोरोसिव गैस है, और NaCl क्या है, एक टेबल सॉल्ट है जिसे आप खाने में यूज करते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से फिर दोबारा क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। यही तो मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। और केमिकल रिएक्शन में डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, रेस्पिरेशन, बर्न ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, तो ये सब चीज क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए, तो ये बात किसकी हुई, केमिकल रिएक्शंस की। रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। अब बात आती है आपकी किस चीज की बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, चलिए समझते हैं। भाई बात आई किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो जोर जोर से बोल के नहीं बताएगी कि मैं हूं केमिकल रिएक्शन, मुझे पहचान लो, कहां से आई हूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ टर्म्स है हमारे पास, चलिए देखते हैं। नंबर एक है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अब ये चेंज इन स्टेट किस तरीके से है कि मान लीजिए आपने यहां पर सोडियम लिया जो कि कैसी स्टेट में है, एस का मतलब ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट मेंशन किया है सॉलिड, H2O कैसा होता है बेटा, लिक्विड, और इससे मिलके एक NaOH बना जो कि किस चीज में है, एक्वस, यानी कि इसका एक वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बना हुआ है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जो वाटर के साथ सॉल्यूशन है। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में बनी, गैस। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, इनकी जो चेंज है वो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वे क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। समझ में आती है बात। तो स्टेट में चेंज देख सकते हैं आप। नंबर टू बात करते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, आप कलर में चेंज देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कि आपने यहां पर कॉपर सल्फेट लिया, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, जिसका कलर किस तरह का है, ब्लू कलर का होता है। और जब आपने इसकी रिएक्शन Fe यानी इसके अंदर आयरन नेल डाल दी, तो आप देखोगे, आगे भी बताऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल में, FeSO4 बना एक्वस स्टेट में, और कॉपर यहां से क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में बाहर। इसका जो कलर होता है FeSO4 का, वो पेल ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर का होता है। तो आपने क्या देखा यहां पर, कलर में बेटा क्या आ गया, चेंज आ गया। समझ में आती है बात। चलिए एक और देख लेते हैं। नंबर 3 आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट का बनना। अभी प्रेसिपिटेट मैं आगे बताऊंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी, यहां भी बता देता हूं कि प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज होती है बेटा, एक ऐसा सॉलिड होता है जो किसी लिक्विड के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे तुमने देखा हो दूध फट जाता है तो जो पनीर जिसे हम चीज बोलते हैं नीचे बैठ जाती है और पानी वानी से क्या जाता है ऊपर, तो वो सॉलिड चीज जो है उसके अंदर इनसॉल्युबल है वो, तो वो चीज आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है,
तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन भी हो सकता है इधर, जैसे किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सोडियम सल्फेट है एक्वस स्टेट के अंदर, और एक बेरियम क्लोराइड है एक्वस स्टेट के अंदर, और दोनों ने रिएक्ट करके एक बनाया BeSO4 जो कि आपका सॉलिड स्टेट में बनेगा, और एक बनाया उसने NaCl, ठीक है, जो कि आपका एक्वस स्टेट में है। तो ये BeSO4 के जो पीपीटी बनते हैं ये व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं, व्हाइट पीपीटी, और इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉलिड सब्सटेंस जो है बेरियम सल्फेट का वो इनसॉल्युबल है। तो वहां पर क्या हो सकता है, आपका प्रेसिपिटेट भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और नंबर 4 है बेटा आपका, नंबर 4 बात हुई चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वहां पर टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। जैसे कहीं पर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आगे हम बताएंगे डिटेल में इसके बारे में, तो वहां पर जो टेम्परेचर है आपका वो रेज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। और अगर कहीं पर आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पर बेटा आपका जो टेम्परेचर है रिएक्शन के अंदर वो लो हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसी के साथ ही नंबर 5 जो आपका पॉइंट होगा इसके अंदर वो होने वाला है एवोल्यूशन ऑफ गैस का, यानी कि वहां पर गैस भी रिलीज हो सकती है। वो किस तरीके से, चलिए उसके लिए भी एक केमिकल रिएक्शन को हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, किस तरीके से होगी कि मान लीजिए हमारे पास यहां पर बेकिंग सोडा है और आपने उसके अंदर क्या मिला दिया, कोई भी एसिड मिला दिया जैसे लाइक H2SO4, तो वहां पर आपका CO2 गैस का एवोल्यूशन होगा ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो ये कुछ चीजें थी कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास ये, जिनके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। समझ में आती है, इनमें से कोई भी चेंज आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे तो नोट्स आपके स्क्रीन पर आ गए, लेकिन ये रिएक्शन विद रिएक्शन से, ठीक है। चलिए अब जब हमने यहां पर चैप्टर का नाम ही क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लिया। अब बात आई किसकी, केमिकल इक्वेशंस की। किसकी बात आई भैया, केमिकल इक्वेशन की। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या वाला होती है बेटा, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं, कपड़ा नहीं बेटा, डस्टर भी है हमारे पास, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन जो है बेटा वो होता है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन mentioned with physical state। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है विद इट्स मेंशन फिजिकल स्टेट, वो क्या कहलाती है बेटा, उसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आई बात। चलिए इसे भी देख लेते हैं किस तरीके से, कि मान लीजिए आपके पास क्या था, नाइट्रोजन है जो कि एक गैस है, ये स्टेट मेंशन कर दी, ठीक है। फिर हाइड्रोजन है, ये गैस यहां पर मेंशन कर दी, और इन दोनों के रिएक्शन से आपकी एक नया कंपाउंड बना बेटा यहां पर NH3, ये भी गैस है, ठीक। NH3 बनाया, किसने रिएक्ट करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है। NH3 क्यों बना, क्योंकि बेटा N पे चार्ज कितना होता है 3 और हाइड्रोजन पे कितना होता है 1, तो ये इधर ये इधर, क्योंकि N का एटॉमिक नंबर 2,5 तो वैलेंसी कितनी है 3 और H की तो वैलेंसी 1 होती है NH3। N कितने है इधर 1, इधर कितने हैं 2,
तो यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन उससे 2 तो n तो बैलेंस हो गए, लेकिन h कितने हो गए, 2 तिया 6, यहां पर कितने हैं 2, तो 3 दूनी 6। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आपकी क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन की एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, बात समझ में। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। जिस तरह H2 गैस है, Cl2 रिएक्ट किया, गैस है, और मिलकर क्या बनाया, HCl, जो कि एक क्या है, गैस है। अगर मैं इस चीज को बैलेंस नहीं करूं, ऐसे ही छोड़ दूं, इधर H कितने 2 है, उधर एक ही है, इधर Cl 2 है, उधर एक ही है, छोड़ दिया, तो ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती, ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती, उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं आपका स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन यानी कि बिल्कुल कंकाल है, ये खाली कंकाल है और कुछ नहीं है, अनबैलेंस है बॉडी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इक्वेशन कैसी होती है, ये अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो ऐसी इक्वेशन होती है आपकी स्केलेटन इक्वेशन। तो इससे ऊपर वाली कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है, ये स्केलेटन इक्वेशन है। चलिए, इतनी बात तो हो गई। अब एक क्वेश्चन ये आया कि व्हाई शुड बी ए केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या बात होगी भाई। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि जितना मास आप रिएक्टेंट का लोगे उतना ही मास किसका बनेगा, हमेशा प्रोडक्ट का बनेगा। क्योंकि मास नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना मास को बनाया जा सकता है ना ही उसे कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझ में आती है बात। तो उसी को देखते हुए, उसको मध्य रखते हुए क्या है, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। अब एग्जांपल देखें, हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और मिलकर क्या बनाया यहां पर इसने, HCl। अब हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 ग्राम, यानी कि कितना हो गया, 2 ग्राम। ऐसे ही क्लोरीन कितने हैं, 2, और एक क्लोरीन का होता है बेटा 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा, ये 71 ग्राम। अब इस तरीके से H है और Cl है, H का कितना है 1 और क्लोरीन का कितना है 35.5, तो कितना होगा 36.5, और इधर आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है 73 ग्राम टोटल, इधर कितना है 36.5 ग्राम। क्यों नहीं हुआ बैलेंस, क्योंकि बेटा अभी तो हमने पढ़ा है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, ये दिया था एंटोनी लेवेशियर ने। ठीक है, एंटोनी लेवेशियर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो मास रिएक्टेंट का वही किसका बनना चाहिए, प्रोडक्ट का। लेकिन ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस है, इसलिए यहां पर दोनों के मास जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए ही हम क्या करेंगे, यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब HCl एक का मास कितना था 36.5, लेकिन जब यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आप देखो कितना हो गया अभी 73 ग्राम। तो इस वजह से ही किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटोनी ल्यूरेंट डे लेवोशियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे कदमों से आगे। अब हमारे पास जो आया वो टॉपिक आया बेटा आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस।
टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का। तो आपके पास नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिनमें से हम सबसे फर्स्ट टाइम यानी नंबर ए पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस है हमारे पास। तो नंबर ए रिएक्शन है हमारे पास, या नंबर फर्स्ट कर सकते हैं आप इसको, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्या करो, एक साइड तो लिख लीजिए आप एक्सोथर्मिक और एक तरफ लिख लीजिए आप एंडोथर्मिक। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहां पर जो एक्सो है दैट्स मीन एग्जिट, और थर्म, आपने थर्मस सुना होगा, उसका काम क्या था, गर्म को गर्म रखना और ठंडी चीज को ठंडा रखना। तो जहां पर गर्म ठंडे की बात आई, हॉट एंड कोल्ड की बात आ रही है, तो उसका मतलब है वहां पर किसका चेंज हो रहा है, हीट का। तो यहां पर जब भी थर्म वर्ड आएगा तो आप समझ जाना वहां पर किसकी बात हो रही है, हीट की। एग्जिट का मतलब बाहर, यानी कि एक तरीके से एवोल्यूशन या रिलीजिंग, रिलीज भी लिख सकते हैं। और हीट का मतलब तो क्या है, हीट है। तो ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हीट का जो है एवोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होती है, या हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता हो। भाई प्रोडक्शन होगा जब तो बाहर निकलेगी, भाई जब कोई चीज बनेगी जब तो बाहर निकलेगी ना। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट क्या है, रिलीज होती है, हीट का प्रोडक्शन होता हो, ऐसी रिएक्शन आपकी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, बात समझ में आती है। और इसके अपोजिट एंडो का मतलब है यहां पर इनसे, और थर्म का मतलब है यहां पर हीट से। तो ऐसी रिएक्शन, इनका मतलब एक तरीके से अंदर आ रही है, यानी एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जिन भी रिएक्शन के अंदर होगा, वे रिएक्शन आपकी कौन सी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी कि जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, क्या हो रही हो बेटा, हीट एब्जॉर्ब्स हो रही हो, वो अलग अलग फॉर्म में एब्जॉर्ब्स हो सकती है। इतनी बात समझ में आती है। और चलो ये तो नंबर 1 पॉइंट हुआ। अगर मैं नंबर सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो नंबर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नंबर सेकंड पॉइंट कहता है कि जहां पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहां पर आपका जो रिएक्शन के अंदर उस सिस्टम का, जिस सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रही है, वहां पर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। इसके अपोजिट जहां पर भी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहां पर जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये बात तो किसकी थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स भी जान लेते हैं इनके। एग्जांपल्स में नंबर 1 बात, एक्सोथर्मिक, अगर आपके वाटर जो है, वाटर चेंज इनटू आइस, तो याद रखना वहां पर आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। नंबर 2 है आपका रेस्पायरेशन, वो भी कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, ऐसा क्यों है एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन बेटा क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो बर्न हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पर CO2 बनता है, वाटर बनता है, और साथ साथ इसका प्रोडक्शन होता है एनर्जी का। तो एनर्जी से हीट। ठीक है, तो क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर हम कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। इस वजह से नंबर 3 बेटा आपका न्यूट्रलाइजेशन, जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके अंदर भी हीट रिलीज होती है, 13.7 किलो कैलोरी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल्स चेंज इनटू
इनटू कंपोस्ट। एनसीईआरटी में है लाइन आपकी, ठीक है। और नंबर 5 में यहां जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं। नंबर 5 है आपका न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस है। इसके अंदर बड़े न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियर टूट जाते हैं और वहां लॉट्स ऑफ अमाउंट के अंदर आपकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है। और मोस्टली ये काम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं एग्जांपल्स को। नंबर 1 एग्जांपल्स की बात करूं तो वाटर चेंज इनटू वेपर्स, ठीक है। अगर वाटर को आप गर्म करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसमें चेंज होगा, वो वेपर्स के अंदर, ठीक है। नंबर 2 है आपका फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में आप देखते हो कि जो आपकी लीफ होती हैं, जो लीव्स हैं, वे क्या करेंगे, उनके अंदर एक एलिमेंट होता है मैग्नीज, जो क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है, यानी क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करेगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर वहां पर क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है। CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट मिलकर क्या बनाते हैं वहां पर, ग्लूकोज, और क्या बनाते हैं आपका ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए कैसा प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। नंबर 3 आपका सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 4 आपकी जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, डी अभी पढ़ाएंगे इसके बाद, कॉम्बिनेशन के बाद, डीकंपोजिशन रिएक्शन जितनी भी है ये सब कौन सी होते हैं, आपकी एंडोथर्मिक होते हैं। क्योंकि उनमें हम एनर्जी को, जो रिक्वायर एनर्जी होती है, वो अलग अलग फॉर्म में हम क्या करते हैं, वहां पर सप्लाई करते हैं। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, कहीं पर हीट की फॉर्म में, कहीं सनलाइट की फॉर्म में, इस तरह से एनर्जी को क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं। बात समझ में आती है। और उसके एक और अगर एग्जांपल देखें एक्सोथर्मिक का, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, मेनली जो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वे सब जो है आपकी एक्सोथर्मिक ही होती है। क्योंकि जब नए बॉन्ड बनते हैं तो वहां पर वो एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है, तभी आपका स्टेबल कंपाउंड बन पाता है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आती है आपको, चलिए कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात होगी। ये बात जरूर याद रखना कि टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बढ़ जाता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर घट जाता है, ठीक है। बात समझ में आती है। चलिए हाँ, अभी मैं तुम्हें एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल और बताऊंगा। पहले इसे यहां से हटा देता हूं। आपने क्या देखा होगा कि अभी तो चलो एशियन वगैरह के नैनोलैक के पेंट आने लगे हैं। पहले क्या होता था, अब भी कुछ जगहों पर कर देते हैं कि कली जो है, चूना बोलते थे जिसे, तो चूना क्या करते थे, हम करते थे, तो जब तुम चूने को पानी में घोलते थे लाकर, तो आप देखते होंगे कि वहां लोड्स ऑफ अमाउंट के अंदर क्या होती थी, हीट निकलती थी। जिस भी बर्तन के अंदर वो रिएक्शन होती थी, चाहे वो बाल्टी हो या कुछ भी, उसके टेम्परेचर क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। इसलिए उसे कुछ समय के लिए रख देते थे, उसके बाद उसको हम यूज करते थे। समझ में आई बात, देखा है आपने। तो वो भी एक रिएक्शन कैसी थी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। वो किस तरीके से थी वो रिएक्शन, चलिए बता देता हूं। आप लाइक क्या CaO, जिसे चूना बोलते हैं, क्विक लाइम होता है ये। आपने क्या किया, उसे वाटर में यहां पर डिसोल्व कर दिया, और डिसोल्व होने पर वो चेंज हो जाता था आपका स्लेक्ट लाइन के अंदर, ठीक है। किसके अंदर चेंज हो जाता था, स्लेक्ट लाइन के अंदर। उसके बाद क्या करते थे, आप इसको दीवार को फेर देते थे। और यहां पर क्या था, जब ये प्रोसेस चलता था, वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हीट क्या होती थी, रिलीज होती थी। समझ में आई बात। अब क्या होता था, आप देखते हो, इसके साथ एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। आप देखते थे जब कली करते हैं तो एकदम से वहां पर शाइन नहीं आती, चमक जो है वो एकदम से नहीं आती, कुछ समय के बाद चमक आती है। उसका रीजन क्या है कि ये COH का होल्ड वाइज है, ये एनवायरमेंटल CO2 से धीरे धीरे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाता है। और क्योंकि आपने चूने के अंदर क्या बोला था, पानी, तो पानी वहां से किस फॉर्म में उड़ जाता है, वेपर की फॉर्म में वहां से उड़ जाता है। और जो वो शाइनी लेयर बनती है, जो चमक आती है कली करने के बाद, वो किसकी वजह से आती है, वो आती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से।
किसकी वजह से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसकी वजह से आती है, जिसे हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो इसकी वजह से क्या था, वहां पर शाइन आनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे वहां से वाटर इवेपोरेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे क्या होता है, CO2 रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन बढ़ता है। ऐसे ही वहां पर धीरे धीरे क्या होती है, शाइन आनी स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये वहां पर प्रोसेस होता है। इसके अपोजिट अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को यहां पर हीट कर रहे हो, ये जो साइन होता है बेटा, ये हीट करने का होता है, ठीक है। तो इसे जब गर्म करोगे तो यहां पर आपकी कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और साथ साथ जब यहां से एक ऑक्सीजन रह गया वो C के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा? CaO। तो यहां पर आपने क्या किया, इसे डिकम्पोज किया, किस तरह? गर्म करके, यानी कि आपने इसको एनर्जी दी। तो ये रिएक्शन तो आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी, और ये रिएक्शन जो है आपकी, ये ऊपर वाली जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। समझ में आती है बात? इस तरीके से। तो ये दो एग्जांपल्स थे जो आपके किसके थे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है। बात समझ में आती है? चलिए और देख लेते हैं। अब हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नंबर 2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया कि इस रिएक्शन में होता क्या है, इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए चेंज इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है मोस्टली, अभी मैंने आपको बताया भी था, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए देख लेते हैं, इनमें एग्जांपल्स देख लेते हैं आप। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बर्न किया आपने और किसमें चेंज हो गया? ये H2O में। ठीक है, अब यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई। H कितने हो गए? 2, इधर कितने हैं? 1। तो देखो दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मिलकर क्या बना दिया? HCl। इधर H2 है, इधर Cl2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिंगल। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने वाटर मिला दिया और ये किसमें चेंज हो गया आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्विक लाइम से चेंज हो गया आपका स्लैक लाइन में। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आपने CO2 गैस को फ्लो कराया, चेंज काहे में हो गया बेटा? ये कैल्शियम कार्बोनेट में। तो दो रिएक्टेंट है, सिंगल आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। आपने क्या किया? मैग्नीशियम को बर्न कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का काम क्या है? बर्न कराने का। तो ये चेंज हो जाएगा आपका मैग्नीज ऑक्साइड में। क्यों हुआ मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर? भाई Mg पे जो चार्ज होता है वो 2 होता है, और ऑक्सीजन पे भी कितना वैलेंसी होती है? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो MgO। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, 2 से यहां मल्टीप्लाई। Mg कितने हो गए? 2, 2 से यहां मल्टीप्लाई। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वे रिएक्शन आपकी कौन सी होगी? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वे गिनी जाती है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है भैया, चलिए इसी तरीके से एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको मैग्नीशियम की, कि जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम पे तो चार्ज पता है कितना है? 2, क्योंकि इसकी वैलेंस में, इसका एटॉम में कितना होता है? 12, तो 2,8,2, तो 2 वैलेंसी हो गई।
लेकिन जो नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है 2,5, तो 8 में से माइनस कर दीजिए 5 तो कितना बचेगा 3, तो 3 वैलेंसी, 3 इधर चला जाएगा 2 इधर, तो उस कंडीशन में आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो 3 मैग्नीशियम है, अब इधर n कितने हैं 2, इधर भी 2 है, इधर मैग्नीशियम 3 है, इधर 1, तो 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी एक एग्जांपल किसका है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरीके से अब जो है हमारी थर्ड रिएक्शन आई, जिसके 3 पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, और इस रिएक्शन का नाम है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 3 है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमारे पास चौक वाला बोर्ड है, तो मिटाने में कुछ समय हमारा जो है खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, एक दिन हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी होगा, वहां पे इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर समय समय का अपना फेर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई टेंशन ना लीजिए। अभी आप इधर देखते रहिए। देखिए डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, जब किसी चीज को हम एनर्जी देते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हो जाता है, वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है आपके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। और आप इस बात को ध्यान रखना, जहां पर भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी वहां पर आप एनर्जी को उसे सप्लाई करोगे, यानी एनर्जी उसको दोगे, वहां पर वो रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक डाउन होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो? तो इसका मतलब समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब समझ रहे हो मनोज कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वे ऑलवेज आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ आई? और एनर्जी के बिहाफ पे, यानी कि जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, जो रिक्वायर एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स को, जो सप्लाई करेंगे हम एनर्जी, उसके बेस पर ही जो आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वे हम 3 टाइप्स की आपको पढ़ाने वाले हैं। नंबर 1 आपका थर्मल डीकंपोजिशन। अभी हमने बताया था कि थर्म का मतलब क्या है, हीट। तो जहां पर हम रिक्वायर एनर्जी को हीट की फॉर्म में सप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन होगी आपकी थर्मल डीकंपोजिशन। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, तो जहां पर रिक्वायर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप फॉर्म में सप्लाई करेंगे वो होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसी तरीके से जब हम एनर्जी को सप्लाई करेंगे सनलाइट की फॉर्म में तो वो रिएक्शन होगी आपकी फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर ए रिएक्शन आपकी थर्मल डीकंपोजिशन। अब यहां पर हमें समझ तो गए कि एनर्जी किसकी फॉर्म में देना है, हमें हीट की फॉर्म में। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए, इसके एग्जांपल्स पे ही जो है सब बात डिपेंड है भैया। नंबर 1 बात, लेड नाइट्रेट। नाम मैंने बोला लेड नाइट्रेट। अब लेड का फॉर्मूला है Pb और नाइट्रेट क्या होता है आपका NO3। लेड में जो चार्ज होता है वो 2 होता है बेटा, इस पे 1, तो ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर, तो आपका फॉर्मूला बन के आएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो जब आप यहां पर PbNO3 के होल ट्वाइस यानी कि लेड सेकंड नाइट्रेट को हीट करोगे, ये जो साइन है मैंने आपको बताया हीट करने का है, यानी कि यहां पर इस एनर्जी हम दे रहे हैं, और तो ये टूट जाएगा आपका एक येलो कलर के कंपाउंड में लेड ऑक्साइड। एक आपका बनेगा यहां पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस बनेगी, और एक बनेगी आपकी ऑक्सीजन गैस जो कि एक कलर गैस होती है। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए देखते हैं, इनके नीचे नाम लिख देते हैं इनके। ये लेड नाइट्रेट हो गया, ये लेड ऑक्साइड है, इसके कलर जरूर याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो ये येलो कलर का होता है बेटा लेड ऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एक ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है। क्या चीज है बेटा, ये एक गैस है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पर ये भी सॉलिड ही होता है, ठीक है। और ये जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, ये कैसी गैस होती है, आपको दिखने की भी नहीं, फिलहाल हम सांस ले रहे हैं, हमें दिख नहीं रही, लेकिन तो इसलिए कैसी है, ये एक कलरलेस गैस होती है, ठीक है। अब बात आती है इनको बैलेंस करने की। अभी आप देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सबसे छोटे नंबर से यहां पर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। जैसे छोटा नंबर क्या होता है, 1 से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करी तो पीवी कितने हो गए, 2, इधर भी कितने हैं, तो 1, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई की। अब यहां पर देखिए ये जो 2 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये 2 जो है इस पीवी के साथ नहीं, केवल इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो ये केवल NO3 का ही क्या है, होल ट्वाइस है। तो इस कंडीशन में जब 2 ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 4, और जब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब n कितने हैं, इधर 4 है, और इधर n कितने हैं भैया, 1, तो आप 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी के साथ आप ऑक्सीजन देखिए, 2 दूनी यहां पर 4 हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएगा यहां पर, और 4 3 कितने होते हैं, 12, यानी ऑक्सीजन जो है यहां पर इस साइड कितने हैं, 12 है। इधर कितने हैं, 2, तो ये दिख रहे हैं हमें, और 4 2 8, तो 8 और 2 यानी 2 कितने हो गए, 10, और 2 ये रहे, तो कितने हो गए टोटल, 12। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ये बैलेंस हो गई। और इस रिएक्शन में हम देख भी रहे हैं कि सिंगल रिएक्टेंट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद आपके 3 प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेकडाउन हो गया है। समझ में आती है बात। इसी तरीके से जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये बदल जाता है आपका CaO में और CO2 गैस के अंदर। और एक क्वेश्चन और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका FeSO4, ये सॉलिड जिसका कलर होता है बेटा ग्रीन कलर का, और जब आप इसे यहां पर हीट करते हो तो ये चेंज होता है आपका Fe2O3 के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है यहां पर गैस, और बनती है एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। कई बार क्या करता है, इस तरह रिएक्शन दे देगा, Fe2O3 दे देगा, और यहां पर डैल डैश और डैल डैश कह देगा, और कंप्लीट करने को आपको बोलेगा। तो इसलिए आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए आप Fe कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 2, तो 2 से यहां पर मल्टीप्लाई, सल्फर 2 1 जा 2, इधर कितने हैं सल्फर, 1 और 1 2, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 4 जा 8, 3 2 5 और 3 8, तो यानी कि इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। लेकिन आपको बता दूं जो Fe3 है, Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहां पर कुछ कलर्स का, ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक, इसी तरीके से थोड़ी सी एक और एग्जांपल्स बता दूं तुम्हें मैं, कि जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर के हाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, कितने, 5, और जब आप इसे हीट करोगे, वैसे तो ये कलर का होता है ब्लू, लेकिन हीट करने पर ये CuSO4 इंटू 5H2O में चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है बेटा, व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, यहाँ पर व्हाइट हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के, ठीक है भैया। चलिए अब देखते हैं हम आपका नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को। ठीक है, अब किसकी बात करने वाले हैं हम यहां पर हम नंबर बी बात करने वाले हैं आपके बीच, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। यानी कि यहां पर जो एनर्जी सप्लाई करेंगे, रिक्वायर एनर्जी जो होगी वो हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए, अब होता क्या है कि जब हम वाटर, ठीक है, वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक डाउन होता है बेटा, तो उस चीज को हम बोलते हैं, प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। और H2O जो है इलेक्ट्रोलाइसिस पर
एक हाइड्रोजन गैस को देता है और एक आपका क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है। अब H2 कितने हैं यहाँ पर? 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर कितने हैं? 2, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, H कितने में? 2 2 जा 4, 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए। और इससे क्वेश्चन भी बनता है कि जब एक एक्टिविटी दे देता है और पूछता है कि एक गैस जो है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एक गैस जो बनी वो दूसरी गैस की डबल अमाउंट में बन रही है, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने मोल है? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर? 1, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो होता है वो किस रेशियो में है बेटा? यहाँ पर 2:1 में है, यानी कि जो डबल कलेक्ट हुई गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो आपकी हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो उससे आधी है। समझ में आई बात? और वो ये भी पूछ लेता है कि जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो है वो 2:1 ही क्यों है? तो ये बात इसके H2O के अंदर छिपी हुई है, क्योंकि अगर H2O के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेशियो की बात करें तो वो पहले से कितने रेशियो में होता है? 2:1 में होता है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका रेशियो भी कितना आ रहा है उस साइड में? 2:1 का आ रहा है। बात समझ में आती है? इस तरीके से। और एक एग्जांपल जो है हमारे पास, एक एग्जांपल जो है वो है हमारे पास आपके NaCl का। तो NaCl यहां पर जो एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं NaCl का, इसे क्या ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, और जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, NaCl का क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपका एक सोडियम बनेगा और एक क्या बनेगा यहाँ पर? क्लोरीन। ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा और ये आपका गैसेस स्टेट में होगा। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एक सॉलिड बनता है और क्या बनता है? क्लोरीन। तो यहाँ पर NaCl कितने हैं? 2, इधर 1, 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से इधर। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपके जो रिएक्टेंट हैं वे दो प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन में भी कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर सी। नंबर सी है आपका भैया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है आपकी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो नंबर सी है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और यहां पर जो है रिक्वायर एनर्जी को हम सप्लाई करेंगे बेटा सनलाइट के फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम सिल्वर ब्रोमाइड जो कि यहां पर मेरे ख्याल से व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और जब आप इसे यहां पर हीट करोगे, हीट क्या, इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे, सॉरी, ये H न्यू, ये एनर्जी होती है बेटा फोटॉन्स एनर्जी। ठीक है, फोटॉन्स एनर्जी H न्यू। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी जो होती है फोटॉन्स एनर्जी बोलते हैं, H न्यू है ये। और जब इसे आप हीट यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर के अंदर और ब्रोमीन गैस के अंदर। ये सिल्वर जो है ये आपका ग्रे कलर का बनेगा यहां पर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहां पर Br1 है, उधर कितने हैं? 2, 2 से यहां भी मल्टीप्लाई होगी और 2 से इधर भी। तो ये रिएक्शन आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, क्योंकि सनलाइट में रखने पर इस कंपाउंड को ये ब्रेक डाउन हो जाता है Ag में और ब्रोमीन गैस के अंदर। ठीक है, और इस रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन और भी बता देता हूं मैं यहां पर लिख के, 2AgCl, यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, यहां पर H न्यू होने वाला है दोबारा से। ठीक है, तो ये आपका 2Ag में, और यहां पर दोबारा से आपका यहां पर गैस कौन सी बन जाएगी? ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, और ये जो अब रिएक्शन हमने लिखी हैं इनका यूज होता था बेटा पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इस रिएक्शन का क्या है? यूज हम कर लेते थे। इतनी बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आई वो रिएक्शन हमारी आई आपकी कौन सी भैया? डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट का बात है भैया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना।
ठीक है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट। और आपको आपकी जगह से वही हटा सकता है जो आपसे क्या हो, ज्यादा पावरफुल हो, वही आपको क्या करेगा, आपकी जगह से बिल्कुल क्या कर देगा, वहां से डिस्प्लेस कर सकता है। तो कुछ ऐसी ही डेफिनेशन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट, डिस का मतलब रिमूव, प्लेस उसका यानी इसके पोजीशन को हटा देना उसकी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज दैट, देखते हैं कि हमारे पास है ए बी और बाहर से कोई चीज सॉलिड आया सी। अब सॉलिड है तो यानी इसकी पावर ज्यादा है इससे, कहीं देख लेते हैं। अगर ऐसा है कि इस सी की पावर इस ए से क्या है, ज्यादा, यानी सी ज्यादा पावरफुल है, ए कम पावरफुल है कंपेयर टू सी, तो ये सी क्या करेगा, ए को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा और इस ए को क्या कर देगा, इस सॉल्यूशन से हटा देगा। तो ये रिएक्शन में आपने क्या देखा कि इस सी ने इसकी पोजीशन को उसकी जगह से हटा दिया, यानी उसकी पोजीशन खुद से ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। बात समझ में आई? चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है इसके। तो भैया जैसे एक क्वेश्चन आया कि कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नेल डालने पर वहां पर जो है उसका कलर जो है वो फेड क्यों हो जाता है। चलिए अभी अब समझते हैं रिएक्टिविटी हमें कैसे पता लगेगी। हमने कह दिया कि आयरन की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, उसकी जगह बैठ जाएगा आकर और कॉपर को क्या कर देगा, सॉल्यूशन से अलग कर देगा, इस सॉलिड स्टेट में अलग हो गया। ठीक है, और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का है और इसका कलर जो है बेटा वो आपका लाइट ग्रीन है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बेटा हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। क्या याद करनी है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसके लिए आपको याद रखना है कुछ एक तरह के तरीका समझ लो, कुछ भी इस तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ले कह दो ना, कह दो ना कार मिलेगी अल्टो जैन फिरारी, ठीक है, अल्टो जैन फिरारी पब्लिक हुई क्यूरियस, और उसके बाद कुछ एलिमेंट के नाम याद रख लेने हैं यहां पर। एक तो मरकरी, इधर लिख देता हूं बेटा मरकरी, ठीक है, आपका सिल्वर, और उसके बाद आपका प्लेटिनम, और उसके बाद आपका गोल्ड। ठीक है, तो ले का मतलब बेटा लिथियम, एल से मतलब किससे है, लिथियम। कह दो पोटेशियम, ना सोडियम, एन ए साफ पता लग रहा है, कार सी ए देखो ये रहा, मिलेगी Mg मिलेगी, अल्टो Al यानी एल्यूमिनियम, जैन यानी कि जिंक, Fe फिरारी, पब्लिक Pb, हुई हाइड्रोजन, क्यूरियस पारा चांदी प्लेटिनम सोना। तो यहां पर ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी आपकी यहां पर डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। तो ले कह दो ना कार मिलेगी अल्टो जैन फिरारी पब्लिक हुई क्यूरियस पारा चांदी प्लेटिनम सोना, यानी कि मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आई इस तरीके से बेटा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये है, तो आप देखो यहां पर आयरन जो है
अब भाई ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घट रही है, इसका मतलब जो एलिमेंट ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जो नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो देखो यहाँ पर आयरन जो है ऊपर है, कॉपर जो है वो नीचे है, तो इसलिए आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कॉपर से। तो कॉपर आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरीके से अगर बात करूं Fe2O3 सॉलिड है जो, एल्यूमिनियम भी डाला, ठीक है। अब ये देखो यहां पर एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर है, आयरन जो है वो नीचे है, यानी एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी इस आयरन ऑक्साइड यानी आयरन से क्या है, ज्यादा। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, उसे उसकी जगह से हटा देगा और Fe को यहां से अलग कर देगा। तो यहां पर देखो Al कितने हैं, एक, इधर दो हैं, दो से यहां मल्टीप्लाई, Fe इधर दो है, इधर एक है, दो से इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा, एक नेम है इसका थर्मेट रिएक्शन, थर्मेट रिएक्शन। और इसका यूज होता है बेटा जॉइनिंग ऑफ रेलवे, जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसी तरीके से अगर हम CuSO4 का जो सॉल्यूशन है एक्वस, उसके अंदर जिंक डाल दें तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, उस सीरीज में आप देख सकते हो। तो वहां पर क्या होगा, ZnSO4 बनेगा बेटा एक, तो ठीक है, जो एक्वस होगा और कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, अलग। इसका कलर तो CuSO4 का ब्लू बताया था हमने, लेकिन जिंक SO4 जो होता है वो कैसा होगा आपका, कलरलेस, या कहीं जगह पर आपको व्हाइट भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपकी किसकी हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको सीखनी है तो आपको बस केवल क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज का, कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए चैप्टर की एंडिंग की ओर, ठीक है। नंबर 5 आई बेटा आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर तो सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था, तो वहां पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या सर डबल हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, नहीं भैया, डबल नहीं याद करनी पड़ेगी, सीरीज तो हमें ये याद करनी ही नहीं है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो एक्वस सॉल्यूशंस के आयनों के बीच एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक नाम और बोला जाता है, वो बोलते हैं उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि वहां पर जो है आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको हम बता देते हैं किस तरीके से। अब डबल डिस्प्लेस रिएक्शन होगी जो वो होगी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस इनटू एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पहले हमने पूरी स्केच भी डाली यार, फिफ्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब किस तरह होगा ये समझ लेते हैं। आयंस का मतलब बेटा यहां पर है, आयंस हमने पढ़े हैं दो होते हैं, पॉजिटिव जिसे हम कैटायन बोलते हैं और एक नेगेटिव जिसे आप एनायन बोलते हो, ठीक है। इन्हीं का एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ए बी है, एक्वस सॉल्यूशन है, और एक क्या है हमारे पास, सी डी है। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब आयंस तब बनेंगे जब ये डिसोसिएट होंगे, तो हमने यहां डिसोसिएट किया A प्लस B। अब A पे अगर यहां पर यूनि पॉजिटिव है तो B पे ऑटोमेटिक क्या होगा, यूनि नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। फिर इस तरीके से ही C यहां पर पॉजिटिव है तो D यहां पर क्या होगा, एक नेगेटिव। और हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच तो अट्रैक्शन होता है, यानी पॉजिटिव हमेशा जाता है नेगेटिव के पास और नेगेटिव हमेशा जाता है पॉजिटिव के पास। कभी भी दो सेम चीज क्या हो सकती है, एक दूसरे के पास नहीं आ सकती। समझ में आती है बात। चलिए किस तरीके से समझते हैं। अब यहां पर जो A है वो किसके साथ जाएगा, D के साथ। तो एक तो बनेगा आपका A और D, ठीक। और C किसके साथ जाएगा आपका, B के साथ। तो आपने क्या देखा कि इसका आयन इसके साथ डिस्प्लेस हुआ, इसका एक आयन इसके साथ डिस्प्लेस हुआ। देख लीजिए A किसके साथ चला गया,
डी के साथ, और सी किसके साथ आ गया, बी का। तो एक डिस्प्लेसमेंट तो यहां देखा गया और एक डिस्प्लेसमेंट यहां, तो इसलिए क्या बोला गया इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसमें ये चीज सॉलिड बन गई, और जो आपका सी और बी था वो कैसा बन गया, एक्वस। तो जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन इसे बोली है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोली, वो इसलिए बोली क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था वो सॉलिड सब्सटेंस है जो किसी लिक्विड के अंदर, किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये बात हुई। तो यहां पर आप देख रहे हैं आयनों के एक्सचेंज की वजह से क्या बना, आपका रिएक्शन हुई। तो ये रिएक्शन आपकी किस चीज की है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको रिएक्शन समझना, पहचाननी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, तो आपको पता होगा उस रिएक्शन के अंदर चार चीज मिलेंगी, ए बी। किस तरीके से, यहां समझिए, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। इस Na को आप A मानिए, SO4 को B, Ba को C मानिए, Cl को D। अब हमने आपको क्या बताया था कि A जो है वो किसके साथ जाएगा, D के, तो Na जाएगा Cl के साथ, और Na पे कितना चार्ज होता है, 1, और Cl पे भी कितना होता है, 1, तो बनेगा क्या, NaCl। ठीक है, एक्वस स्टेट के अंदर। फिर यहां पर देखिए C किसके साथ जा रहा है, B के, तो ये C है ये B है, ये किसके साथ जाएगा, Ba जाएगा SO4 के साथ। तो एक बना BaSO4, ये किस स्टेट में बना, सॉलिड। और BaSO4 ही क्यों बना, क्योंकि बेरियम पर 2 चार्ज होता है, सल्फेट पर भी, तो इससे 2 यहां पर कैंसिल, तो BaSO4 बन गया। अब यहां पर Cl कितने हैं, 2, Na कितने हैं, 2, उधर दोनों चीज एक एक है, तो 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बात समझ में आती है। इस तरीके से और देखिए, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, HCl एक्वस सॉल्यूशन, रिएक्ट करा। अब इसे A मान लीजिए, Na को, OH को B, H को C और Cl को D। तो Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो बना क्या, NaCl सॉलिड स्टेट में। और H जाएगा किसके साथ, OH के अंदर। अब देखना, H होता है बेटा पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव। तो जब एक H OH के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज आपका H2O बनाता है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये भी रिएक्शन किसकी है, आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, रिएक्शन है। इतनी बात समझ में आई। चलिए और देख लेते हैं एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जब एक स्लैक्ड लाइन जो है नाइट्रिक एसिड यानी कि आपका HNO3 से रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, तो होता क्या है समझिए, इस Ca को A मानिए, OH को B, इस H को C और NO3 को D। अब देखिए A जाएगा किसके साथ, D के साथ। तो Ca पे जो चार्ज होता है वो 2 होता है, और NO3 पे जो नाइट्रेट है इस पे चार्ज 1 होता है। दो, एक 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इधर। तो आप देखोगे कि ये 2 जो है NO3 तीनों दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके से Ca N के साथ ही मल्टीप्लाई, 3 ऑक्सीजन के साथ ही 2 बाहर आ गया। फिर H कहां जाएगा, C जाएगा B के पास, यानी H जाएगा OH के पास। तो H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, अभी बताया था, वाटर। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस स्टेट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर आप बैलेंस कीजिए। अब देखिए N कितने हैं यहाँ पर, 2 1 जा 2, इधर कितने हैं 1, 2 से यहां मल्टीप्लाई कीजिए। H कितने हैं 2, और 2 ये रहे, कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, 2 से यहां मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। किस तरीके से, ऑक्सीजन भी देख लीजिए, 2 है और 2 3 जा 6, यानी टोटल 8 है इस साइड, 2 3 जा 6 और 2 ये रहे, कितने हैं टोटल 8 है। तो इक्वेशन ये क्या हो गई आपकी, बैलेंस। तो ये आपकी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ए को हमेशा डी के पास पहुंचाना है, बस आपको आयंस और चार्ज का पता होना चाहिए। नहीं पता तो हमने आपको एक यहां पर वीडियो डाल रखी है, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई आपकी। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 6 है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन को। अकॉर्डिंग टू गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन क्या हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जितनी भी आपकी कंबशन रिएक्शन होते हैं, यानी कि जहां पर भी बर्न हो रही है कोई चीज, तो वो चीज आपकी क्या होगी, ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जैसे आपने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन को इसके साथ ऐड किया, तो आप देख रहे हो एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है आपकी, ऑक्सीडेशन है। कॉपर को आपने जला दिया, यहां समझ लीजिए कॉपर जो है एक ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का एक शाइनी सब्सटेंस है। जब इसे जलाते हैं तो ये CuO के अंदर बदल जाता है, CuO के अंदर, और जो कि ये कैसे कलर का होता है आपके, ब्लैक कलर का। ठीक है, ठीक है, समझ में आती है। तो ब्लैक कलर में समझ में आती है, वह जल गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शन क्या होते हैं आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, जहां पर आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो बेटा, रिमूव हो रहा हो हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए अब इस तरीके से ही एक टर्म जो है हमारी दूसरी, वो टर्म हमारी कौन सी है, रिडक्शन। उसे भी यही समझा देता हूं और उसका एक एग्जांपल भी समझा देता हूं मैं आपको यहीं पे ही। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, किसका, ऑक्सीडेशन का, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। बिल्कुल उसका उल्टा है, अपोजिट करना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया आपका CBSE बोर्ड के अंदर ही, और शायद आपके पिछले साल के एग्जाम के अंदर ही आया यहां से, कि एक शाइनी कलर, ब्राउन कलर का शाइनी सब्सटेंस है, जिसे गर्म करने पर, बर्न करने पर वो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड यानी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उसे किस मेथड के द्वारा दोबारा से शाइनी ब्राउन कलर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो पहले चले समझते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना, यानी कि आपने मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दी और मैग्नीशियम हाइड्राइड बना दिया, यानी हाइड्रोजन क्या हुआ, यहां पर एडिशन हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन है वो हमने देखा अभी कि बिल्कुल क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, किसका, ऑक्सीडेशन का। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल रिवर्स है, एकदम अपोजिट है। तो जिस चीज को, यानी ब्राउन कलर के सब्सटेंस कॉपर को जला के हमने ब्लैक में चेंज किया, तो वो किस प्रोसेस से हुआ आपका, ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब दोबारा से अगर मुझे इसे इसमें चेंज करना है, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या कर दूं, इसका रिडक्शन। इस तरीके से समझो कि CuO के साथ मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दी, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो क्या हो रहा है यहां पर, रिडक्शन। और रिडक्शन होते ही यहां पर ये Cu अलग हो जाएगा और इससे वाटर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये जो काहे में बदला था बेटा, ब्लैक कलर का था, वो दोबारा से आपका किस कलर में चेंज हो गया, ब्राउन कलर में। और किस प्रोसेस से, रिडक्शन से। क्यों है रिडक्शन, बिकॉज इन दिस प्रोसेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आई। तो आपके 2023 के पेपर के अंदर शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे पक्के से पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपकी NCERT के अंदर भी ये लाइन
लिखी गई है। समझ में आई बात? ध्यान रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब एक क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हो, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं आपका रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी उस रिएक्शन के अंदर ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और वहीं पर आपका रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं आपका रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल CuO जो अभी लिखवाया हमने आपको, H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2। अब यहां पर देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब हो रहा है यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लिख देता हूं पूरा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हमने आपको अभी क्या बताया था कि रिमूव हो अगर हाइड्रोजन, सॉरी उल्टा बता दिया, गलत हो गया यार, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन है इधर नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है यहां पर, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है बेटा? रिडक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इधर क्या हो गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हम क्या लिखेंगे इधर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना भी क्या बताया था आपको? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं एक रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि रिएक्शन के अंदर जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है। जैसे यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का, तो CuO का रिडक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो क्या काम करेगा यहां पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसके अपोजिट जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं आप रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो रिडक्शन में हेल्प करता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। तो आप देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आई? ध्यान रखोगे। चलिए इसी तरीके से एक इक्वेशन और देख लेते हैं। PbO प्लस C इज इक्वल टू Pb प्लस CO2। ये है जैसे, अब 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहां, तो आप देखिए Pb के साथ यहां ऑक्सीजन है, यहां नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो बेटा क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। और इधर कार्बन के साथ देखिए आप, कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऐड हो गया, तो इसका मतलब इधर क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यानी कि जो PbO जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और कार्बन जो है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है हमारा। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो ध्यान रखना, बिल्कुल अपोजिट है, जिसका रिडक्शन उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट हम बोलते हैं। और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? चलिए ये तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब एक टॉपिक रह गया लास्ट, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही। ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। और वो टॉपिक जो है, वो जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और उस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, बस उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर हम समझते हैं ऑक्सीडेशन को और आपके रिडक्शन को। ठीक है, नंबर 1, जब आपके कोई एटम या आयंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लॉस होंगे।
तो ऑक्सीडेशन होगा, और जब कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहां पर आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। वहीं रिडक्शन के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आती है बात, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से यहां पर सोडियम है, कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव। तो जीरो से प्लस हो गया, यानी कि एक प्लस का चार्ज बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अपोजिट क्लोरीन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसने जोड़ दिया इसके साथ, यानी इसने गेन किया, तो चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव। इधर कितना था, जीरो, तो आप देख रहे हैं माइनस एक चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो माइनस चार्ज बढ़ा तो क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर Fe+2 चार्ज है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे एक चार्ज पॉजिटिव बढ़ जाएगा, दो पहले से ही था, एक और आ गया, तो कितना हो गया, 3। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर Cu+2 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में -1 बढ़ जाता है, तो -1 और +2, तो कितना बच जाना चाहिए, +1। तो आपने देखा कि +2 से चार्ज कितना हो रहा है, +1, तो पॉजिटिव चार्ज घट गया, तो इसका मतलब रिडक्शन है। इधर पॉजिटिव चार्ज +2 से +3 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें आपकी एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन है Na2, ऐसे दिया शायद, Na प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू Na2O। अब यहां पर Na 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 2 हैं, 2 से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, Na कितने हो गए, 4, 4 से यहां। ध्यान रखना, जो भी एटम, जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं, यानी कंपाउंड की फॉर्म में नहीं बने होते, कंबाइन नहीं होते, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम मानते हैं बेटा 0। तो इस पे भी चार्ज 0 है, इस पर 0। अब यहां पर Na2O बना हुआ है, अगर मैं Na2O को डिसोसिएट करूं तो आप देखोगे कि 2Na है और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। अब Na पे जो होता है वो +1 चार्ज होता है, तो 2 प्लस के और ऑक्सीजन पर माइनस के 2। तो आप देखिए यहां पर कि Na पे +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पर बेटा -2। तो 0 से Na का चार्ज तो क्या हुआ, बढ़ा, तो पॉजिटिव चार्ज 0 से कितना हुआ, +1, तो इसका मतलब +1 चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और वहीं ऑक्सीजन में चार्ज कौन सा इंक्रीज हो रहा है, माइनस का, यानी माइनस का चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज। इसका मतलब Na का जो है बेटा वो क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और वहीं O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में आती है। तो Na का ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए किसकी तरह काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और O2 का रिडक्शन हुआ तो किस तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, आप पता लगा सकते हैं कि किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए आपको चार्ज का पता होना चाहिए, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना, जो चीज फ्री स्टेट में होगी इनको हम चार्ज कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस साइड जाकर बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन है, और नेगेटिव चार्ज घट रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। दोनों टर्म हमने यहां पर लिखा दिए आपको। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस चैप्टर के अंदर जो कोरोजन और रेंसिडिटी के जो हमारे टॉपिक थे में डिलीट हो चुके हैं इस बार, तो इसलिए हमने उनको नहीं पढ़ाया, ठीक है। धन्यवाद।